हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का कल कितना हुआ था प्रश्न? 44 प्रश्न हो गया था। 45 को मैंने रखा हुआ था आप लोगों को। तो चलिए आज 45 से स्टार्ट करते हैं। हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। 45 है, 45 प्रश्न है ये। तो शुरुआत करते हैं, चाहो तो नोट कर लेना। पहला प्रश्न है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न है कि भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा है? पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा, यानी कि लिखने की भाषा को कहा गया, दूसरा बोलने की भाषा को कहा गया। तो यानी लिखित भाषा हो गया, दूसरा हो गया मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से होगा? तो देवनागरी लिपि से है। किस लिपि से होगा? देवनागरी लिपि से है। अगला है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न फिर से देखिएगा। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान होगा? तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा होगा? तीसरा है। अगला है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास का काव्य, सूरदास आप लोगों को पता होगा कि किसके भक्त थे? वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो सूरदास ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्ण के ऊपर जितनी भी रचनाएं किया है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किया था। 2 रचनाएं उन्होंने ऐसा किया है जो श्री राम भगवान के ऊपर किया था, पर ज़्यादातर ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो कृष्ण भगवान के जाने जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहाँ से संबंधित थे? ब्रज यानी कि मथुरा वृंदावन से थे। तो ब्रज भाषा कहाँ क्या है? ब्रज भाषा है मथुरा वृंदावन की भाषा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। किसमें कहा गया है? 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। कितना? 343 में कहा गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से हुई है। कहाँ से हुई है? सिंधु से हुई है। अगला है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? खड़ी बोली है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो शहर के आसपास हैं या गांव तक में भी अब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? खड़ी हिंदी बोली जाती है। अगला है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अब अगला प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आप लोगों को पता होगा कि स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन सा है? का, खा, गा, घा, अंगा, यानी कि आ होगा, आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा। और क्या होगा? ऋषि को रखा जाएगा, ओ और औ को नहीं रखा जाता। तो इसके अनुसार क्या होगा? 13 संख्या होती है। अगला हुआ, अगर ओ और अन और आहा को रखा जाए या काउंट किया जाए तो 13 वर्ण बनते हैं। अगर अन और आहा को हटा दिया जाए तो 11 वर्ण बनते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई।
हिंदी में व्यंजन कितने हैं? तो 33 व्यंजन हैं। दोनों को मिलाकर कितना होता है? 52 होता है। हिंदी मानक वर्ण माला में कुल कितने वर्ण होते हैं? प्रश्न आ गया, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। कितना? 42 वर्ण होते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन सी है? 4 है। अगला है हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया जाएगा? तो 2 भागों में विभक्त किया जाएगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो का वर्ग आ गया, का वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा, पा वर्ग आएगा और ता वर्ग आएगा। ये पांचों वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? स्पर्श में 25 वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? तो मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर। कौन सा? ह्रस्व व दीर्घ स्वर होता है। अगला प्रश्न है छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण किसके योग से बनेगा? का और सा, यानी कि जो कहते हैं अपने पहले की बचपन की भाषा होगी पेटचिरवा खा, यानी कि कौन सा? तालब्बी सा के अनुसार बनता है। तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया? का और सा को मिलाकर क्या हुआ? छत्र बन गया। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको अभी बताया कि कितनी होती है, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 को दोनों को काउंट करके बनाएंगे तो कितना हुआ? 44 आते हैं। पर 44 में क्या हो गया कि आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन जोड़ा जाता है, स्पर्श व्यंजन जोड़ा जाता है। ये सभी व्यंजनों को मिलाकर कितने व्यंजन बनते हैं? पूरा 52 संख्या बनती है। सूर्यदास का काव्य किस भाषा में है? तो सूर्यदास का काव्य ब्रज भाषा में है। मैंने अभी पढ़ाया प्रश्न, दोबारा आ गया, रिपीटेड। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में होगी। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। भारतीय भाषाएं कितनी हैं? तो आप लोगों को पता है 22 बोलियां हैं, यानी 22 भाषाएं हैं। अगला है पहले 18 थी, 4 को जोड़ा गया, बोलो, डोगरी, संथाली, मैथिली, 4 भाषाओं को जोड़कर कितना हुआ? 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है या प्रचलित है? तो किसकी? काव्य भाषा की। किसकी होगी? काव्य भाषा की होगी। अगला है देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। अगला है रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो रामायण महाभारत आदि ग्रंथ आर्य भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? तो आर्य भाषा में लिखे गए हैं। अगला है विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो पहले तो यही जान लीजिए कि विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, कौन सी होगी, कौन सी है? विद्यापति की पदावली है। किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में लिखी गई है। अगला भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है। तो भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या होगा? राज्य भाषा के रूप में है। अगला जाटू किस बोली का उपनाम है? तो जाटू बांगरू बोली का उपनाम है। किस बोली का होगा? बांगरू बोली का होगा। अगला है प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? किस बोली में है?
तो भोजपुरी बोली में है। अगला है हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला नाटक है नहुस। कौन सा है? नहुस है। अगला है कबीर दास की भाषा कैसी थी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कबीर दास की भाषा थी सधुक्कड़ी भाषा थी। कौन सी भाषा होगी? सधुक्कड़ी भाषा होगी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। किसे? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। किसका होगा? रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो आप लोगों को पता होगा 7 कांड है। कौन सा होगा? पहले होगा बाल कांड होगा, अयोध्या कांड हो गया, फिर क्या होगा? अरण्य कांड हो गया, फिर क्या होगा? सुंदर कांड होगा। सुंदर कांड होगा। अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य किसका पर्यायवाची है? जंगल का पर्यायवाची होगा। फिर सुंदर कांड होगा, फिर लंका कांड होगा, फिर 7वां कांड कौन सा होगा? लंका कांड, उत्तर कांड होगा। 7 कांड क्लियर हुए। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य इतिहास के रचयिता कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला गीत गोविंद किस भाषा में है? तो गीत गोविंद है संस्कृत भाषा में है। तो अब ये बताइएगा कि गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। अगला है लोकनायक किसको कहा जाता है? तो लोकनायक तुलसीदास को कहा जाता है। किसे? तुलसीदास को कहा जाएगा। अगला है इंद्रापति। इंद्रापति किससे कहा जाता है? तो इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो विष्णु भगवान को कहा जाता है। इंद्रा किसे कहा जाएगा? लक्ष्मी जी को कहा जाता है। इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान को कहा जाता है। अगला है पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र पहले बताइए कि है रचना किसकी है? किसकी होगी पंचतंत्र? मुंशी प्रेमचंद्र की है। क्या है ये? यह है एक कहानी संग्रह है। क्या है ये? कहानी संग्रह है। तो चलिए आज पूरे हो गए आप लोगों के 80 प्रश्न। तो आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।